नमस्ते छात्रों। इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्दभेद और संज्ञा का अध्ययन करेंगे। भाषा के मूल में होती है ध्वनि। कहने का तात्पर्य है कि भाषा का मूल ध्वनियाँ है। कहने का तात्पर्य है कि सबसे पहले इस सृष्टि में ध्वनियाँ थी, फिर भाषा वैज्ञानिकों ने ध्वनियों का अध्ययन किया, तो उनके अध्ययन से क्या हुआ है, ध्वनियों से बनते अक्षर या वर्ण, यानी कि उनके अध्ययन से अक्षर या वर्णों का निर्माण हुआ। यानी कि हिंदी के लिए अगर हम सोचेंगे तो अ आ इ ई या फिर क ख ग घ, ये सारे क्या है, अक्षर है। अक्षर या वर्णों से बनते हैं शब्द, और इनसे क्या बनते हैं शब्द। शब्द की अपनी एक खास परिभाषा भी है। वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है, यानी कि वर्णों का समूह कैसा होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए, जिससे एक निश्चित अर्थ निकलना चाहिए, उसे शब्द कहते हैं। ऐसा वर्णों का समूह के जिससे कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे शब्द नहीं कहा जा सकता। तो शब्द के लिए परिभाषा है कि अर्थपूर्ण वर्णों का समूह। और फिर शब्द के दो भेद। कहने का तात्पर्य है कि दुनिया में जितनी सारी भाषाएं हैं, खाली हिंदी ही नहीं, जितनी सारी भाषाएं, उन सभी भाषाओं के जितने सारे शब्द हैं वह लगभग दो मुख्य प्रकारों में विभाजित है। एक विकारी और दूसरा अविकारी। ये शब्द के दो भेद भी है, विकारी और अविकारी। अभी विकारी शब्दों को सव्यय और अविकारी शब्दों को अव्यय कहते हैं। विकारी शब्दों को सव्यय और अविकारी शब्दों को अव्यय कहते हैं। अभी हम विकारी किसे कहते हैं यह समझ लेंगे। जिन शब्दों के स्वरूप में लिंग, वचन, क्रिया और कारक के अनुसार परिवर्तन अर्थात विकार आता है, उन्हें विकारी शब्द अथवा सव्यय कहते हैं। यानी कि क्या है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, क्रिया और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अभी विकारी शब्द के चार भेद है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। विकारी शब्द के चार भेद है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अभी हम इस वीडियो में जिसके ऊपर चर्चा करेंगे वह संज्ञा के बारे में चर्चा करेंगे। संज्ञा की परिभाषा: जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, अवस्था आदि के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, अवस्था आदि के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को ही मराठी में नाम कहते हैं। तो ऐसी संज्ञा के 5 भेद हैं। उन भेदों को अब हम देखेंगे। यहाँ पर संज्ञा के प्रकारों के नाम दिए गए हैं, उनका स्पष्टीकरण दिया गया है और उसके उदाहरण दिए गए हैं। परीक्षा में आपको इसी प्रकार उदाहरण दिए जाएंगे और जहाँ से आपको शब्दभेद पहचानने के लिए कहा जाएगा। किसी शब्द के नीचे अंडरलाइन की होगी और उसका आपको शब्दभेद बताना होगा। यहाँ पर देखो, हम संज्ञा के भेद समझ लेंगे। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी इसका स्पष्टीकरण क्या है, स्पष्टीकरण कहिए या फिर परिभाषा कहिए या फिर उसकी व्याख्या भी कह सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा: इस संज्ञा से एक ही व्यक्ति, प्राणी या विशिष्ट वस्तु का बोध होता है। इस संज्ञा से एक ही व्यक्ति, प्राणी या विशिष्ट वस्तु का बोध होता है। जैसे कि हिमालय, एक ही हिमालय है,
आपका नाम, आप जो लोग सुन रहे हैं उनका अपना खुद का नाम क्या है, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी प्राणी को अगर आप नाम देते, जैसे कि कुत्ते का नाम मोती है, तो मोती क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उदाहरण देंगे यहाँ पर हम, सागर का मुंह लाल हो गया, टैक्सी से हम दिल्ली पहुंचे, सुमित ने गाय के पीठ पर डंडे बरसा दिए, आपको रायगढ़ आना है, तो सागर, दिल्ली, सुमित, रायगढ़, ये सारे शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अभी हम इसका जो दूसरा प्रकार है वह जातिवाचक संज्ञा, उसका अध्ययन करें। अभी इसका स्पष्टीकरण का मतलब मैंने बताया कि उसकी आप उसे परिभाषा कहिए या फिर व्याख्या कर सकते हैं। किसे कहती जातिवाचक संज्ञा, तो इस संज्ञा से किसी जाति या वर्ग के अंदर, आने वाले सभी पदार्थों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी आप जिस शहर में रहते हैं, मान लो आप डोंबोली शहर में रहते हैं, तो डोंबोली व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन डोंबोली क्या है, तो शहर है, तो शहर क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। आपका नाम मान लो किशोर है, किशोर लड़का है, तो किशोर व्यक्तिवाचक है, लड़का जातिवाचक है। किसी कुत्ते का नाम मोती है, तो मोती व्यक्तिवाचक है, लेकिन वही कुत्ता जातिवाचक है। यानी कि जाति का बोध यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसलिए उस परिभाषा को, स्पष्टीकरण को समझने का प्रयास कीजिए। इस संज्ञा से किसी जाति या वर्ग के अंदर आने वाले सभी पदार्थों का बोध होता है। यहाँ पर उदाहरण देंगे हम, सागर ने एक जर्सी गाय खरीदी। अभी गाय को नाम नहीं दिया गया, गाय है, सारी गाय है ना, किसी एक गाय का उल्लेख नहीं मिलता है, सभी प्रकार के गाय का उल्लेख वहाँ पर हम ले सकते हैं। लकड़हरा रोने लगा, लकड़हरा एक जाति है, गाय एक जाति है। मनु मुझे बच्ची लगती है, बच्ची क्या है, जातिवाचक है। बहुमंजिला इमारत बन रही है, तो यहाँ पर देखो गाय, लकड़हरा, बच्ची, इमारत, ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अभी देखो मैं आपको यार और एक बात समझाना चाहता हूँ कि इमारत, आपकी इमारत का नाम जो भी होगा वह व्यक्तिवाचक के अंदर आएगा, लेकिन वो इमारत है तो इमारत जातिवाचक के अंदर आ जाएगी। आपके घर में कोई बच्ची होगी तो बच्ची जातिवाचक है, लेकिन उसका जो नाम आपने रखा है वो व्यक्तिवाचक के अंदर आ जाएगा। लकड़हरा एक जाति है, उसका अपना जो भी नाम होगा वो व्यक्तिवाचक के अंदर आ जाएगा। गाय जाति है, लेकिन गाय को अगर आप कोई नाम दे देते हैं तो वह व्यक्तिवाचक के अंदर आ जाएगा। तो पहले संज्ञा के दो जो भेद है, एक व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, उसे हमने समझने का प्रयास किया है। अगला प्रकार देखेंगे भाववाचक संज्ञा। इस संज्ञा से व्यक्ति या पदार्थ के किसी भाव या गुण का बोध होता है। इस संज्ञा से व्यक्ति या पदार्थ के किसी भाव या गुण का बोध होता है। ये भावों से जुड़ी हुई बात भाववाचक संज्ञा के अंदर आ जाती है। राकेश ने बेदर्दी से गाय को पीट डाला। बेदर्दी, मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न हूँ। ईमानदारी, मैं संधि चाहता हूँ पिताजी। मेरे सामने परिवार को पालने की समस्या है। यहाँ पर बेदर्दी, ईमानदारी, संधि, समस्या, ऐसे जो शब्द है वह भावों से जुड़े हैं, इसलिए इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला प्रकार देखें द्रव्यवाचक या फिर पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव्य, आपको समझना है, यहाँ पर यह द्रव्य नहीं है, द्रव्य है। द्रव्य ने पदार्थ, राशि या ढेर के रूप में पाई जाने वाली वस्तुओं के नाम। राशि या ढेर के रूप में पाई जाने वाली वस्तुओं के नाम।
इन्हें नापा या तौला जा सकता है, हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, पर गिन नहीं सकते, इसे याद रखना है। उदाहरण को और हम देखेंगे तो और अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। गाय ने 2 दिन से दूध नहीं दिया। दूध शब्द क्या है? द्रव्यवाचक है। भैया साहब ने चारों लड़कों को गेहूं दिया। गेहूं द्रव्यवाचक शब्द है। लो भाई तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। चांदी द्रव्यवाचक शब्द है। पानी बहुत गहरा है, मैं तो तैरना भी नहीं जानता। पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर हमने अभी तक व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक ऐसे 4 संज्ञाओं का प्रकार देखे। अगला 5वां और आखिरी प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। इस संज्ञा से एक ही जाति के प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है। इस संज्ञा से एक ही जाति के प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो कैसे शब्द होते हैं, सेना, झुंड, टुकड़ी, समूह है। शब्द से ही हमें पता चलता है समूह का बोध हो रहा है। भारतीय सेना ने शत्रुओं के छक्के छुड़ा दिए। बकरियों का झुंड उछल कूद मचा रहा था। सैनिकों की टुकड़ी आगे बढ़ी। तो इस प्रकार इसके वाक्य होते हैं। और सेना, झुंड, टुकड़ी, दल, तो ऐसे जो शब्द होते हैं वह समूहवाचक संज्ञा के तौर पर रहते हैं। छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने संज्ञा की परिभाषा, उसके प्रकार जानने का प्रयास किया। बाकी सभी और भी इसके जो 7 वीडियो आएंगे उसमें शब्द भेद के बाकी प्रकारों का हम बारीकी से अध्ययन करेंगे। आप सभी ने यह वीडियो सुनने का प्रयास किया। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।